देखने में वह फासला बहुत कम था, बस हाथ भर का। मुझे जेब से चाबी निकालनी थी और उस ताले को खोल देना था। चलने से पहले लगा था कि यह कितना आसान काम है। मुझसे पहले भी यहाँ लोग आए हैं। कुछ अकेले आए, कुछ अपने साथ दोस्तों को लेकर आए, कुछ परिवार भी लेकर आए। वे कुछ इस तरह आए जैसे लगे कि उन्हें मुद्दत बाद फुर्सत मिली है और अब वे पिकनिक की तरह यहाँ आए हैं। वे आते और कुछ तस्वीरें खिंचवाते, चाबी निकालते और भीतर चले जाते। भीतर उस नीम अंधेरे में जहाँ उनकी आंखों को कुछ देर उजाले की टोह लेने में लगती। उजाला तो हर जगह है, अंधेरों में भी। उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। कुछ देर तक अंधेरे में इस तरह देखना होता जैसे वे किसी जंगल के भीतर आवाज़ों का इंतज़ार कर रहे हों। भीतर से धीमे धीमे आवाज़ें दिखाई देने लगतीं। उनके भीतर वर्षों की बेचैनियों और इंतज़ार भरा होता। मैं जानता हूँ मुझे भी इसी तरह भीतर के अंधेरे में वही इंतज़ार करना होगा। यह इंतज़ार उन सब ने किया जो यहाँ आए। थोड़ी देर के बाद मैं भी यह फासला तय कर लूँगा जो मेरे और ताले के बीच है, सिर्फ हाथ भर की दूरी से भी कम। शुरू में मेरे भीतर बहुत उत्साह था। आखिर इस क्षण के लिए मैंने बहुत लंबा इंतज़ार किया, और अब जब यह इंतज़ार सिर्फ हाथ भर की दूरी को लांघने जितना है, मुझे अजीब तरह की बेचैनी ने घेर लिया है। मैंने तय किया कि मुझे इस फासले को थोड़ा और बढ़ा लेना चाहिए। अगर अभी ताला खुल जाएगा तो यह इंतज़ार खत्म हो जाएगा। मैं 2 कदम पीछे हटा और आंगन में बैठने की जगह ढूंढने लगा। तब मेरी नज़र में वह दिखाई दिया, आंगन का कोना। वह कोना जो मेरी बचपन की यादों में एक कुर्सी की तरह बसा हुआ है और जिस पर बैठकर मैं किसी सुदूर भविष्य की कल्पना किया करता था, जहाँ मेरा घर होना था। इस घर के साथ ही उन कल्पनाओं में एक घना जंगल भी होता, जिसके छोर पर झरने के पानी की आवाज़ आती रहती। वह एक जादुई कोना था। तब इस तरह नहीं लगता था। तब तो मैं जब भी उस कोने में जाता तो आंखें बंद कर लेता और झरने की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगता था। पहले वह आवाज़ एक धीमी लय की तरह उठती, फिर उसमें कुछ बूंदें गिरती हुई दिखाई पड़ती और मैं अपनी बंद आँखों को हथेलियों से ढक लेता। तब वह आवाज़ साफ साफ दिखाई देने लगती, झरने की आवाज़। तुमने आवाज़ों को देखा है? मैं अपने साथ के बच्चों को पूछता था। वे हंसने लगते। मुझे समझ में नहीं आता कि वे हंस क्यों रहे हैं। आवाज़ें भी कहीं दिखाई देती हैं, बुद्धू, वे मुझे चिढ़ाते थे। बचपन का वह दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मैंने माँ से पूछा था, क्या तुमने आवाज़ों को देखा है? माँ की आंखों में थोड़ी देर तक हैरानी के भाव आए, फिर उसने मुझे गोद में उठा लिया, घर के भीतर उस आखिरी कमरे में ले गई जो अक्सर बंद रहता था। सब उसे कोने वाला कमरा कहते थे। मेरी याद में वह उस कमरे में मेरा पहला प्रवेश था। वहाँ एक बहुत छोटी चारपाई बिछी थी और ऊपर एक छोटा रोशनदान था जिससे एक महीन झरने की तरह रोशनी की आवाज़ दिखाई दे रही थी। तुमने सचमुच आवाज़ों को देखा है? माँ मेरे कानों में फुसफुसाई थी। मैं माँ का चेहरा देखता रह गया। उस चेहरे की कोमलता में एक अलग तरह की आश्वस्ति थी। तब मेरे लिए इस तरह के शब्द अपरिचित थे। आश्वस्ति, यह तो मैं अब कह रहा हूँ जब उन दिनों की याद आ रही है। तब माँ का चेहरा देखकर लगा था कि जैसे यह एक राज की बात है, इसे किसी से कहना नहीं है, इसे मेरे और माँ के बीच ही रहना चाहिए। हाँ, मैं इतनी धीमी आवाज़ के साथ बोला था कि माँ को अपने कान मेरे चेहरे के नज़दीक लाने पड़े। कहाँ? माँ फिर मुस्कराई। माँ की आंखों में एक अलग तरह की चमक चली आई थी, जैसे वह कोई नया रहस्य जानना चाहती थी। वहाँ मैं उस दिशा की तरफ उंगली उठाना चाहता था जहाँ आंगन था, लेकिन कोने वाले कमरे के भीतर बैठकर मेरी समझ में नहीं आया कि आंगन की दिशा कौन सी है। कहाँ? माँ ने फिर पूछा। वहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रही है कि मैं आंगन की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ। क्या तुम इस कमरे में आए थे? माँ ने फिर फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं, मैंने इनकार में गर्दन हिलाई। माँ की आंखों की चमक खत्म होने लगा जैसे उसके ऊपर कोई बोझ था जो अब हट गया है। पता है,
इस कमरे में भी तुम आवाज़ों को देख सकते हो, माँ ने धीमे से कहा था, जैसे वह कोई रहस्य था जो हम दोनों के बीच ही रहने वाला था। फिर माँ मुझे कोने वाले कमरे से बाहर ले आई थी। तब मैंने माँ को आंगन का वह कोना दिखाया था जहाँ हवाओं के साथ पेड़ की पत्तियाँ हमेशा डोलती रहती थीं। तुमने कौन सी आवाज़ देखी? माँ ने पूछा था। तब मैंने उसे झरने की आवाज़ के बारे में बताया और घर की आवाज़ के बारे में भी। घर की आवाज़? माँ के चेहरे में कौतूहल था। घर की भी आवाज़ होती है? घर तो हमें वैसे ही दिखाई देता है। जो चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं उनकी आवाज़ नहीं दिखती। घर कोई हमें दिखाई थोड़ी देता है। मुझे साफ साफ याद है कि मेरी बात सुनकर माँ धीरे से सुबक पड़ी थी। तुम्हारे पिता भी तो यही कहते थे कि घर कभी दिखाई नहीं देता, हम अपनी आँखों को नहीं देख सकते। पिता का जिक्र बहुत कम बार करती थी। मैंने सुना था कि वे मेरे पैदा होने से पहले कहीं चले गए थे और फिर वापस नहीं लौटे। उनकी गुमशुदगी दर्ज करा दी गई थी। माँ अधिकतर घर के भीतर रहती, इसी घर के भीतर जिसके बाहर मैं अभी खड़ा हूँ, ताले और चाबी के बीच के हाथ भर की दूरी पर। चलने से पहले मैंने सोचा था कि ताला खोलते ही सबसे पहले मैं कोने वाले कमरे में जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ क्या क्या बचा है। मुझे पूरा यकीन है कि उस कमरे में कोई नहीं गया होगा। दरअसल वह कमरा घर की साझी स्मृतियों में कहीं दर्ज नहीं है, इसलिए कोई उस कमरे में गया भी होगा नहीं। लेकिन यह मकान तो घर की साझी स्मृतियों में दर्ज है, और वे साझी स्मृतियाँ कहाँ दर्ज होंगी? जहाँ होनी थीं अब वे जगहें भी अब दूर हो चली हैं। वे इतनी दूर हैं कि अब उनके बीच संवाद भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। मैं वह कोना खोजने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह कोना वहाँ नहीं है। आंगन का वह हिस्सा अब दिखाई नहीं दे रहा जो मेरा कोना होता था। पेड़ के नीचे वह पेड़ भी नहीं है। पेड़ की जगह एक कटा हुआ तना दिखाई दे रहा है। पेड़ के न रहने से वह जगह अब एक कोने की तरह नहीं लग रही है। मुझे यह देखकर कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं हुआ। मैं तो इससे भी बड़े सदमे के लिए तैयार होकर आया था। इसकी भूमिका सालों पहले पड़ चुकी थी। वे मेरे होश संभालने के शुरुआती दिन थे। तब यह मकान सिर्फ मकान नहीं था, एक घर था, भरा पूरा घर, जहाँ विशाल आंगन था, पेड़ थे, चिड़ियाँ थीं, हवाएं थीं और आवाज़ें थीं। उनमें से कुछ आवाज़ें ऐसी थीं जो मुझे दिखाई भी देती थीं। उनको देखने के लिए अब आंखें बंद करनी पड़ती थीं। उन दिनों मेरी दुनिया में जो भी कुछ था वो इस घर में था, और घर आंगन तक फैला हुआ था। घर में ताऊ जी थे, उनके बच्चों के साथ मेरे भाई थे और बहनें थीं। वे सब उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। माँ अधिकतर ताई जी के साथ घर के इस कोने से उस कोने तक काम करती रहती। उन्हें मैंने कभी खाली नहीं देखा। बचपन के उन दिनों में मैं हमेशा घर के बच्चों से घिरा रहता। ताऊ जी अपने बड़े बेटे को पढ़ाने के सिलसिले में ताई जी के साथ और बच्चों को भी शहर ले गए, तो फिर उनका लौट कर आना कम होता चला गया। फिर वे बहनों की शादी में ही आए। मेरी शादी शहर से हुई थी। तब माँ ने पहली बार इस घर में ताला लगाया था। ताला लगाते माँ के हाथ कांप रहे थे। कुछ ही दिनों की बात है। मैंने माँ से कहा था, कभी भी यह दरवाज़ा बंद नहीं रहा। कहते हुए माँ अपने आंसू छिपा रही थी। मेरी शादी के बाद माँ घर लौट आई, तो फिर मैं बहुत दिनों तक घर नहीं जा सका। बाद में मैं माँ को शहर चलने के लिए मनाने आया, तो माँ ने जाने से साफ मना कर दिया। तुम इस घर में अकेले नहीं रह सकती, और हम तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकते। मेरी बात को समझने की कोशिश करो माँ। मेरी नौकरी और बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैंने माँ को मनाने की कोशिश की। माँ नहीं मानी और अकेले ही घर में रहने लगी। जब तक माँ रहीं, यह घर बना रहा। एक बार ताई जी माँ से मिलने आई थीं और कुछ दिनों वे दोनों साथ रहीं। ताऊ जी आने जाने की स्थिति में नहीं थे। उनके बच्चे कभी कभी आ जाते और एक दो दिन रुककर चले जाते, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ बच्चों की परवरिश में इस तरह फंस गया कि मुझे घर जाकर माँ को देखने की फुर्सत भी नहीं मिल सकी। इस बीच ताऊ जी और ताई जी यह दुनिया छोड़कर चले गए। ताई जी की वजह से उनके बच्चे बीच बीच में माँ को देखने आते रहे, लेकिन
मुझे वहाँ जाने की फुर्सत नहीं लगी। ताई जी के गुजरने के बाद उनके बच्चों का जाना भी बंद हो गया। कभी कभी मेरी बहनें वहाँ जाती रहीं और उनसे ही मुझे माँ के बारे में पता चलता रहा। माँ की चिट्ठियाँ आती थीं और मैं उन्हें पढ़कर रोता था। माँ ने कभी नहीं लिखा कि मैं उसके पास 2 दिन के लिए भी आ जाऊँ। वह हमेशा यही लिखती कि यहाँ बिल्कुल भी चिंता मत करना, जब तक मैं हूँ यहाँ सब ठीक रहने वाला है। तुम बहू और बच्चों की तरफ ध्यान दो। अगर मुझे लगेगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। माँ की हर चिट्ठी इस वाक्य के साथ समाप्त होती थी। मैं उस चिट्ठी का इंतज़ार करता रह गया कि माँ मुझे बुलाएगी, लेकिन बुलाने वाली चिट्ठी कभी नहीं आई। एक दिन माँ के जाने की खबर भी आ गई। माँ के अंतिम संस्कार में पूरा परिवार एक साथ आ जुड़ा और फिर इस बात पर विचार किया जाने लगा कि अब इस मकान का क्या होगा। घर सच में एक मकान में बदल गया था। हम किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच सके जो सबके लिए सुविधाजनक हो। हमने इस बात को भविष्य के लिए छोड़ दिया था। यह तय हुआ कि इस मकान के दरवाजे की उतनी चाबियां बनाई जाएं जितने वारिस हैं। कुल 5 चाबियां बनी। विदा करते हुए मैंने चारों को एक एक चाबी सौंप दी। अगले दिन जब मैं लौटते हुए ताले में चाबी लगा रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पहली बार इस घर में ताला लगा रहा था। तब मेरी समझ में आया कि मेरी शादी के वक्त बाहर निकलते हुए जब माँ ताले में चाबी लगा रही थी तो उसके हाथ क्यों कांप रहे थे। तब से अब तक बहुत वक्त बीत चला है। चिट्ठियों का ज़माना भी ख़त्म हो गया। अब संदेश मिलने के लिए दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। फ़ोन पर बातें होती और जल्दी ही हम पांचों के मिलने का कार्यक्रम तय हो जाता। 3 बार तो तारीखें भी तय हो गईं, लेकिन ऐन वक्त पर किसी के पास कोई ज़रूरी काम निकल आता। इससे बाकी चारों को राहत मिलती, मुझे भी। फिर यह भी तय हुआ कि जिसे जब भी फुर्सत मिलेगी वह घर चला जाएगा और जो भी चीज़ उसे काम की लगेगी वह अपने साथ लेता आएगा। इससे मकान भी आसानी से खाली हो जाएगा और आगे के काम भी आसान होते रहेंगे। मकान तो टूटते ही हैं, उनके टूटने से कोई तकलीफ़ नहीं होती, घर के टूटने से तकलीफ़ होती है। तब से वे चारों यहाँ अलग अलग समय पर आ चुके हैं। कोई अकेला, कोई परिवार के साथ, कोई अपने दोस्तों के साथ। उनके आने का पहले से पता नहीं चलता। जब कोई सोशल मीडिया के किसी पन्ने पर तस्वीर लगाता है तो पृष्ठभूमि में मकान दिखाई देता है। गलती से मैंने एक आध बार वहाँ घर को खोजने की कोशिश की तो खुद ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैं खुद ही कहाँ जा पाया था। आखिर पत्नी ने जोर दिया कि मैं भी एक बार चला जाऊं और कोई निशानी उठा लाऊं। मैंने उससे भी साथ चलने को कहा था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाथ भर के फासले से कम दूरी पर। चाबी मेरे हाथ में है और मेरे हाथ कांपने लगे हैं। मैं भीतर किस लिए जा रहा हूँ? कोई चीज़ देखने, लेकिन मेरी प्रिय चीज़ तो उस कोने वाले कमरे में बसी। वह याद है जब माँ ने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा था कि क्या मुझे इस कमरे में आवाज़ दिखाई दी थी। दरवाज़ा खोलूँगा तो वह कोने वाला कमरा भी पता नहीं सलामत बचा हो या नहीं। कमरा अभी तो मेरी यादों के भीतर सलामत है। मैं इसे नहीं खोना चाहूँगा। मेरे हाथों का कांपना बंद हो गया और मैंने चाबी वापस जेब में रख दी। मैंने आखिरी बार बंद दरवाजे को देखा और वापस लौटने के लिए मुड़ गया। पत्नी से कह दूँगा कि मैं यहाँ से कोने वाले कमरे की स्मृतियों को सहेज कर ले जा रहा हूँ, जहाँ माँ को भी आवाज़ें दिखाई देती थीं।